बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में खुशबू और जूही दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। खुशबू और जूही की माँ खुशबू से प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ जूही से ही प्यार करती थी। वह इसलिए क्योंकि खुशबू के जन्म से पहले वह बहुत ज्यादा अमीर थे और जिस दिन खुशबू का जन्म हुआ उसी दिन खुशबू के पिता का बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया और वह पहले से गरीब हो गए। इसका जिम्मेदार कमला खुशबू को ही समझती थी। वह उसे मनहूस मानती थी, इसलिए उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन खुशबू के पिता वह दोनों बेटियों को एक समान ही प्यार करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। खुशबू का 15वां जन्मदिन आता है और वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे इस दिन से खुश नहीं होती और मुझे विश भी नहीं करती। माँ, जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी क्या गलती? आप वह सारी बातें भूल क्यों नहीं जाती? मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। जिस दिन तू इस दुनिया में आई थी और हम गरीब हुए, मैंने उसी दिन तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। तेरी मनहूसियत की वजह से हमसे हमारा सब कुछ छिन गया और तू चाहती है कि तबाही वाले दिन को मैं सेलिब्रेट करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चली जा यहाँ से, तेरा मनहूस दिन कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। जूही बेटा कहाँ है? चल, आज तुझे मैं शॉपिंग करा के लेकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, तू अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं लेकर आई। ऐसा कहकर कमला खुशबू के ही सामने जूही को इस तरह से आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर खुशबू के पिता आ जाते हैं और वह कहते हैं, अरे भाग्यवान, आज तुम्हारी बेटे का जन्मदिन है। आज तो सारी कड़वाहट छोड़ दो। अगर तुम खुशबू को अपनी बेटी नहीं मानते तो मत मानो। मैं तो अपनी बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। खुशबू अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता। लेकिन वह एक बात से खुश थी कि चलो, माँ का प्यार नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पिता तो उसके साथ हैं। इसलिए वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर खुशबू के पिता खुशबू का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और वह सेलिब्रेट कर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में खुशबू के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद खुशबू बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और जब इस बात की खबर कमला और जूही को लगती है तो वह भी दौड़ते हुए वहाँ पर आती हैं और कमला खुशबू की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस, भर गया तेरा पेट अपने पिता को खाकर। अगर अभी भी भूखी है तो मुझे भी खा ले, अपनी बहन को भी खा ले। तूने मेरा मुझसे सुहाग छीन लिया। अगर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती तो मर तो नहीं जाती। मैंने पहले ही मना किया था कि तेरे कदम मनहूस है। पहले हमसे हमारा कारोबार छीन लिया और अब उसके बाद मेरी बेटी से उसके पिता और मुझसे मेरा पति। तो बेटी नहीं, डायन है, डायन। मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चली जा यहाँ से। माँ, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। वह सिर्फ जूही दीदी के पिता नहीं थे, मेरे भी पिता थे। मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना आपको हो रहा है, लेकिन पिताजी की मौत का जिम्मेदार आप मुझे तो मत समझिए। पिताजी की किस्मत में जो लिखा था वह उनके साथ हो गया। हम किसी की किस्मत को तो नहीं मिटा सकते। देखा मम्मी कैसे कह रही है कि पिताजी की किस्मत में मौत लिखी थी तो इसलिए उन्हें मौत आ गई। अब आप इस मनहूस को घर के अंदर मत आने देना, वरना पता नहीं अपनी मनहूसियत से आपको और मुझे और न खा ले। मुझे तो और जीना है, मैं इसकी मनहूसियत से मरना नहीं चाहती। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। देख खुशबू की बच्ची, मैं तुझे जन्म देकर बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। तूने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अपना काला साया लेकर हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जा और कभी लौटकर मत आना। अगर तूने एक पल के लिए भी मुझे अपनी माँ समझा होगा तो तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी नहीं आएगी, बहुत दूर चली जाएगी हमारी जिंदगी से। बेचारी खुशबू अपनी माँ की सारी बात मान लेती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती। वह दूर से खड़ी होकर देखती रहती है और अपनी माँ और बहन की जिंदगी से बहुत दूर जाने का फैसला कर लेती है और वह रोते हुए इस गांव को छोड़कर शहर जा रही थी, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था। बेचारी खुशबू भूखी प्यासी खाली हाथ बस जंगल के रास्ते चले ही जा रही थी। इसी तरह खुशबू को चलते चलते 2 दिन हो जाते हैं। तभी वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत रोती है।
मुझे लगा था कि माँ मुझे गुस्से में डांट रही है, जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा वह मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन शायद सच में वह मुझे मनहूस समझती है, पिताजी का कातिल समझती है। बचपन से लेकर आज तक माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन माँ बचपन वाला हादसा भूल ही नहीं पाई कि एक और हादसा हो गया। मेरी वजह से पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। लगता है मैं सच में ही मनहूस हूँ। तभी तो मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू बहुत रोती है। तभी खुशबू को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान को खतरा है, कृपया करके मुझे बचाओ। कोई यहाँ मेरी आवाज सुन सकता है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। खुशबू यह आवाज सुन लेती है और वह तुरंत उस आवाज का पीछा करने के लिए जैसे ही दौड़ती है तो वह देखती है कि एक पिंजरे में बहुत सुंदर सुनहरी जल परी कैद थी। तभी वह उस सुनहरी जल परी के पास जाती है और उससे कहती है, जल परी सच में होती है? आज तक तो मैं सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनती आ रही हूँ कि जल परी भी होती हैं। हाँ, मैं सच में जल परी हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मर जाऊंगी। कृपया करके जल्दी से यह जाल खोल दो ताकि मैं अपने जादुई सोने की नदी में जाकर सांस ले सकूं। आप चिंता ना करो, मैं अभी आपका यह जाल खोल देती हूँ। मैंने पढ़ा था कि जल परियां पानी के बाहर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। आपकी जान को खतरा है, मैं अभी आपका ये जाल खोल देती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू जैसे ही जाल खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो उसे बहुत तेज का करंट लगता है। तभी जल परी खुशबू से कहती है, लगता है उस दुष्ट जादूगरनी ने इस जाल पर हमारे जल परियों का मंत्र फूंक रखा है। तुम मेरे इस जाल को नहीं खोल सकती। यह जाल सिर्फ एक ही तरीके से खुल सकता है। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई 3 सोने की नदी नजर आएंगी और अगर तुम मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जादुई सोने की नदी से एक एक मटका जादुई सोने की नदी का पानी लेकर आ जाओगी और 3 बार यह मंत्र बोलोगी, ए जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, इसे बाहर निकालो और तभी मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। खुशबू उस जल परी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है और वह उस सुनहरी जल परी के बताई हुई जगह पर जाती है तो उसके सामने जादुई 3 सोने की नदी बह रही थी। तभी वह सुनहरी जल परी की सौतेली माँ से कहती है, आपकी सौतेली बेटी मुसीबत में है, आप अपनी जादुई सोने की नदी से एक मटका पानी दे दीजिए। मैं उस करमजली की मदद नहीं करूंगी, जा यहाँ से। मैं तुझे अपने जादुई सोने की नदी से एक बूंदी पानी नहीं दूंगी। मरती है तो मेरी बला से मर जाए। मैंने पहले ही मना किया था कि उस जादूगरनी के काम में टांग न अड़ाए, लेकिन उसे तो दूसरों की मदद करने का शौक ही बहुत है ना, तो करे दूसरों की मदद, मर जाए। सुनहरी जल परी की सौतेली माँ अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है। खुशबू जल परी की सौतेली बहन के पास जाती है तो उससे भी यही कहती है, तो वह भी खुशबू को अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है और वह सोचती है, सुनहरी जल परी के पास ज्यादा समय नहीं है, उनका दम घुट रहा है और उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर दिया। मैं उनकी जान बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू सुनहरी जल परी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह देखती है कि दोनों माँ बेटी तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही हैं। तभी खुशबू इस मौके का फायदा उठाती है और उन दोनों के दूसरे नदी में जाते ही वह छुपकर एक एक मटका दोनों जादुई सोने की नदी से भरती है और भागते हुए सुनहरी जल परी के पास ले जाती है और वहाँ जाकर उस जाल के ऊपर वह पानी फेंक कर कहती है, जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, जल्दी से इसकी जान बचा और इसे इस जाल से बाहर निकाल। खुशबू के 3 बार ऐसा कहने से वह जाल टूट जाता है और सुनहरी जल परी बाहर आ जाती है। तभी समय रहते खुशबू सुनहरी जल परी को उसकी जादुई सोने की नदी में छोड़ देती है। तभी वह खुशबू से कहती है,
खुशबू, तुम बहुत अच्छी हो। कोई अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादू सोने की नदी से बहुत सारी धन दौलत देती हूँ। इतनी धन दौलत कि कभी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जलपरी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मेरी बहन भी मुझे मनहूस समझती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेरे पिता का कातिल भी समझती हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? सुनहरी जल परी खुशबू को अपने जादू सोने की नदी में रहने की अनुमति दे देती है और अब खुशबू उसी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खुशबू जादू सोने की नदी के अंदर रह रही थी, तभी वह सुनहरी जल परी के जादू गोले को देखती है तो उसके अंदर उसे अपना गांव नजर आता है। खुशबू खुशी खुशी अपना गांव देख रही थी और अपना घर देखकर वह खुश होती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और वह बहुत ज्यादा बीमार है। उनके आसपास भी कोई नहीं है। यह देखकर खुशबू घबरा जाती है और वह जलपरी से कहती है, जलपरी, मैंने अभी अपनी माँ को आपके जादू गोले के अंदर देखा। वह बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे मेरी माँ के पास जाना होगा। उनके आसपास भी कोई नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत है। मैं आपके पास और नहीं रह सकती। खुशबू, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम अपनी माँ के बारे में इतना सोच रही हो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो और तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए तुम मेरे जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाओ और उन्हें पिला देना। देखना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। खुशबू जल परी की जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको क्या हो गया और जूही कहाँ है? वह आपके पास क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। आपको मेरी जरूरत थी और मैं आपके पास नहीं थी। खुशबू बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझसे बढ़कर जूही से प्यार किया। तुझे कभी कुछ नहीं समझा और जूही ने मेरे प्यार का मुझे यह सिला दिया। वह मुझे बीमार छोड़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली गई और तूने जैसे ही मुझे बीमार देखा तो तुरंत मेरे पास आ गई। मुझे माफ कर दे मेरी हर गलती के लिए। बेटा, तुम मनहूस नहीं है। कोई भी मनहूस नहीं होता। मुझे समझ आ गया, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। किसी के आने से जाने से कुछ नहीं होता। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। तुझे बचपन से लेकर आज तक कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। बहुत प्यार दूंगी मेरी बच्ची। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कमला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और खुशबू अपनी माँ को जादू सोने की नदी का पानी पिला देती है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब खुशबू को उसकी माँ का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। इसी तरह खुशबू अपने अच्छे स्वभाव से सुनहरी जल परी की जान भी बचा लेती है और जादू सोने की नदी के पानी से अपनी माँ की बीमारी भी ठीक कर देती है और उसकी माँ का प्यार भी उसे मिल जाता है और वह हंसी खुशी अपना जीवन अपनी माँ के साथ बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही एक अनाथ लड़की थी और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। आरोही के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद आरोही ने अपनी दादी को ही सब कुछ मान लिया था, माँ भी पिता भी। वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दादी बूढ़ी थी, इसलिए समय के साथ साथ वह कमजोर होती गई और बीमारी ने उनके शरीर में घर कर लिया था। आरोही गांव के एक बुटीक पर काम करने जाया करती थी, क्योंकि उसे सिलाई करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही थी और अपना और अपनी दादी का ख्याल भी रख रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दादी, मुझे आप पिताजी के बचपन की बातें बताइए। आखिर पिताजी कैसे थे? शरारती थे, नटखट थे या फिर वो बिल्कुल शांत थे? बताइए ना दादी जी, पिताजी आखिर बचपन में कैसे थे?
अरे बेटा, किशोरदास तो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बच्चा था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनती। बिल्कुल तुम अपने पिता के ऊपर गई हो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई और तुमने उसे बखूबी निभाया है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाती हो, वहां से आने के बाद बुटीक पर भी जाती हो और फिर अपनी इस बूढ़ी दादी का कितना ख्याल भी तो रखती हो। बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। वो बिल्कुल भी शरारती नहीं था, बस उसे सबका ख्याल रखना आता था। हाँ दादी, माँ पिताजी कितने ज्यादा अच्छे थे। वो हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। दादी दादी दादी, आपको क्या हो गया? मैं आपसे बातें कर रही हूँ। दादी, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही? दादी दादी, अपनी आंखें खोलिए। दादी, क्या हुआ? आरोही की दादी उससे बातें करते करते बेहोश हो जाती हैं। आरोही अपनी दादी को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर दादी के सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आती हैं तो आरोही डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। मेरी दादी को क्या हुआ? आज से पहले तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे बातें कर रही थी, अचानक ही बेहोश हो गई। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी जी कैसी है? मेरी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वह मेरी दुनिया है। प्लीज मुझे बताइए वो कैसी है। तुम्हारा उनके प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फायदा जब तुम अपनी दादी का ख्याल ही नहीं रख सकती? क्या तुम्हें पता नहीं उन्हें कितनी बड़ी बीमारी है? बीमारी? दादी को कैसी बीमारी है? मुझे कुछ नहीं पता और दादी जी ने मुझे आज से पहले अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी को क्या हुआ है? देखो आरोही, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम्हारी दादी को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो। क्या पता ऑपरेशन के बाद हम तुम्हारी दादी को बचाने में कामयाब रहे, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? डॉक्टर आप चिंता न करो, मैं मेरी दादी को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करूंगी, घर भी बेच दूंगी, लेकिन मैं मेरी दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरी दादी के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी, आप चिंता न करो। ऐसा कहकर आरोही हॉस्पिटल से वापस आ जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी कि वह इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहां से करेगी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी उसे अपनी बुटीक मालकिन की याद आती है। मुझे बुटीक मालकिन सरिता आंटी के पास जाना चाहिए, वह तो मुझे कितना ज्यादा पसंद करती हैं। जरूर मेरे मुसीबत के समय वह मेरे काम जरूर आएंगी। हाँ, यही सही रहेगा, मुझे उनके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर आरोही अपने आंसू पहुंचकर बुटीक पर जाती है। आरोही को देखकर बुटीक मालकिन सरिता कहती है, आरोही तुमने तो आज की छुट्टी ली थी, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हो, फिर यहाँ कैसे? सरिता आंटी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, मुझे निराश मत करना। आपको पता है मेरी दादी को कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे 2 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप मुझे उधार के तौर पर 2 लाख रुपए दे सकती हैं? मैं आपके यहाँ रात दिन सिलाई करूँगी और एक एक पाई चुका दूंगी। आपको तो पता ही है मेरी दादी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज मना मत कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। आरोही बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आज ही मुझे लहंगों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और तुम बहुत अच्छे लहंगे भी बनाती हो। अगर तुम यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देती हो तो हमें बहुत अच्छी रकम मिल जाएगी और तुम्हारी दादी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। लेकिन यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। क्या तुम कर दोगी? सरिता आंटी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी और ये लहंगों का ऑर्डर मैं 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दूंगी। रात दिन सिलाई करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए।
इस तरह से आरोही के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है कि चलो मेहनत करने के बाद उसे पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन आरोही को कहाँ पता था कि उसी के बुटीक में उससे जलने वाली 2 लड़कियां रहती हैं जो हमेशा उससे जलती रहती थी, दिव्या और सुमन। तभी वह आपस में बातें करती हैं। यह करमजली अनाथ हमेशा हमारे रास्ते में आ जाती है। यह ऑर्डर तो हमें मिलने वाला था। अगर ये ऑर्डर हम दोनों पूरा करते तो हमें कितने ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन बीच में आकर टपक गई, हमारा ऑर्डर ले लिया इस मनहूस ने। दिव्या, हमारी मालकिन ने इस आरोही की बच्ची को इस ऑर्डर को इसलिए दिया है क्योंकि ये लहंगे बहुत अच्छे बनाती है ना। हम ऐसे लहंगे बना नहीं पाते, उसका भी काम हो जाएगा और इसे 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे इसकी दादी की इलाज के लिए। दोनों में बहुत बनती है, हमेशा एक दूसरे के काम आती रहती है। दिव्या, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, हम इस आरोही की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ तो सोच ताकि हम इसे सबक सिखा सकें। सुमन, मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों जो करने वाले हैं ना वो ऐसा होगा जिससे बुटीक मालकिन का भी नुकसान होगा और इस आरोही की बच्ची का भी। अब हम भी देखते हैं कि कैसे अपनी दादी का इलाज करवा पाती है। हमसे हमारा ऑर्डर छीना है ना। देख, अब हम तेरे साथ क्या करते हैं, बना, जितनी मेहनत से लहंगे बना सकती है बना। उसके बाद हम जो करने वाले हैं ना वो तेरी सोच से भी परे होने वाला है। बहुत मजा आएगा तेरी बर्बादी और बुटीक मालकिन की बर्बादी देखते हुए। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर दिव्या और सुमन एक बहुत खतरनाक प्लान बना लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी आरोही, वह 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती। 4 दिन तक रात दिन मेहनत करती है और वह लहंगों का ऑर्डर पूरा कर देती है। तभी सरिता आंटी का फोन आता है। आरोही बेटा, तुम वह सभी लहंगे जो तुमने बनाए हैं वह शहर में लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाओ और वो जो भी तुम्हें पैसे देंगे मुझे लाकर दे देना, ठीक है? संभल कर जाना। आरोही वह सभी लहंगे लेती है और शहर जाकर लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाती है और लाला सेठ आरोही को जो भी लहंगों के पैसे देता है वह सभी लेकर शहर से वापस आ रही थी। तभी दिव्या और सुमन चोर का रूप लेती हैं और आरोही को रास्ते में ही रोक लेती है और उसे चाकू दिखाकर उससे सभी पैसे छीन लेती है और उसके बाद बेचारी आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई भी करती है और सभी पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आरोही वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। अब मैं बुटीक मालकिन के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? उनसे क्या कहूंगी कि रास्ते में चोरों ने मुझसे पैसे छीन लिए? पता नहीं वो मेरी इस बात पर भरोसा करेंगी भी या नहीं। कहीं वो मुझे लालची न समझ ले। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मुझे शहर भेजा। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ मेरी दादी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अगर 2 लाख रुपए का जल्द से जल्द बंदोबस्त नहीं हुआ तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मुझे मेरे माता पिता की तरह हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली जाएगी। मेरे दादी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे तो उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई मेरा घर भी नहीं खरीद रहा। मैं क्या करूं? दादी का इलाज, मालकिन के पैसे, ये सब कहां से लेकर आऊं? हे ऊपर वाले, तूने मुझ जैसी अनाथ लड़की के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी क्यों डाली? मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दे। मैं क्या करूं? इस तरह से आरोही बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी आरोही के पास एक बहुत सुंदर परी आती है और वह आरोही से कहती है, आरोही, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं और तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकती हूँ। बादलों में जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे के घर हैं और दोनों में से एक के अंदर मेरी जादुई छड़ी है। अगर तुम मेरी जादुई छड़ी बादलों से लेकर आ जाती हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी जितने की तुम्हें जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ परी जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं बादलों में कैसे जाऊंगी। मेरे पास तो आपकी तरह पंख भी नहीं है। तभी वह परी ताली बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है जिसकी मदद से आरोही बादलों में पहुँच जाती है। तभी उसे बादलों में जादुई 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर नजर आते हैं। तभी जादुई सोने के लहंगे के घर से आवाज आती है,
आरोही, मेरे जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतनी सारी धन दौलत कि जिंदगी भर तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगी और सारी जिंदगी ऐश करोगी। मेरे घर के अंदर आओ और सारी धन दौलत अपने साथ ले जाओ। आरोही, मेरे जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत तो नहीं है और ना ही तुम्हें देने के लिए कुछ और, लेकिन मेरे घर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। उनकी सेवा के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर के अंदर आकर उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर सकती हो? मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर को चुनती हूँ और उन बूढ़ी अम्मा की सेवा करना चाहती हूँ। बड़े बूढ़ों की सेवा करना पुण्य का काम है और मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ, धन दौलत लेना नहीं चाहती। क्योंकि मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसा सकती है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत के लालच के लिए नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर बूढ़ी अम्मा की सेवा करने के लिए जाऊंगी, ताकि मैं पुण्य कमा सकूं। आरोही के इतना कहते ही जादुई सोने के लहंगे का घर अदृश्य हो जाता है और आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाती है तो उसके अंदर कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि परी की जादुई छड़ी थी और वह उस जादुई छड़ी को सही सलामत परी के पास लेकर आ जाती है। तभी परी आरोही से कहती है, आरोही, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतनी दुखी हो, इतनी परेशान हो, तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है कि तुम धन दौलत के लालच में आती हो या नहीं। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने इतने परेशानी में भी बुराई का रास्ता नहीं चुना, तुमने लालच नहीं किया। इसलिए बादलों का जादुई चांदी के लहंगे का घर आज से तुम्हारा है। तुम जादुई लहंगे के घर से जो भी कुछ मांगोगी हमेशा तुम्हें मिलता रहेगा। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से बादलों का जादुई चांदी के लहंगे का घर आरोही को दे देती है। आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह उससे बहुत सारी धन दौलत मांगती है और जादुई चांदी का लहंगे का घर आरोही को बहुत सारी धन दौलत दे भी देता है। आरोही उनमें से थोड़े से पैसे लेकर अपनी बुटीक मालकिन के पास जाती है और उन्हें दे देती है। तभी दिव्या और सुमन यह देखकर चौंक जाती हैं और वह आरोही के पास आती हैं और उससे कहती हैं, तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मालकिन को कैसे दे सकती हो? तुम्हारे पैसे तो चोरों ने चुरा लिए थे और तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई भी की थी। फिर तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर सकती हो? कहाँ से लेकर आई? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। वह चोर बनकर तुम्हें मेरे पास गई थी ना, और तुमने ही वह पैसे चुराए थे ना। तुम मुझे सरिता आंटी के सामने बदनाम करना चाहती थी ताकि मैं अपनी दादी का इलाज न करवा सकूं। तुम जैसी बुरी लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। आज से पहले तुम मेरे साथ छोटी मोटी हरकतें करती रही, लेकिन मैं ये सब कुछ नजरअंदाज किया। लेकिन आज नहीं करूंगी, तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर आरोही सरिता आंटी को उन दोनों की सारी हरकतें बताती है। तभी सरिता आंटी दोनों बहनों को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि वह आगे से किसी के साथ ऐसा न कर सके। दोनों बहनों को उनकी की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपनी दादी का इलाज करा देती है और कुछ ही दिनों में आरोही की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आरोही अपनी दादी के साथ जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर हंसी खुशी रहती है और अपने साथ साथ और भी गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद करती है।